अभी तक आपने सुना बहादुर कॉलेज पहुंच गया और उसने एक चिट्ठी अन्नू के नाम पर, जिसमें कुछ भी नहीं था, प्रिंसिपल को समझाने के लिए और दिखाने के लिए अन्नू को दिया। और उसके बाद थोड़ी देर बाद राधिका की दोस्त अन्नू ने बहादुर को भी एक चिट्ठी लिखी। और इस लाइन की दो चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, उसमें जो कोई भी मैसेज नहीं था। बहादुर ने इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं था। अचानक उसे पीछे कोने में बहुत छोटा छोटा कुछ दिखाई दिया। गौर से देखने पर एक लाइन सी लग रही थी। बहादुर ने अपनी आंखों के पास लाया, उसमें लिखा था 12 बजे कॉलेज के बाहर। बहादुर ने चिट्ठी मोड़कर अपने वापस जेब में रख ली। अब उसे यकीन हो रहा था कि अन्नू की होशियारी उसको उसके मुकाम तक पहुंचा देगी। बहादुर ने घड़ी देखी, 9:20 हो रहे थे। चलो शांता भाई, कहीं नाश्ता करते हैं, कहकर बहादुर सीट पर आराम से बैठ गया। अब आगे 11:55 पर 7वां घंटा बजा। मैडम क्लासरूम से बाहर चली गई। अनु ने अपनी नोटबुक और किताब बंद की। उसके साथ ही माधुरी ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ अपनी कॉपी में उतार रही थी। अनु ने घड़ी देखी, 12 बजने में 1 मिनट बाकी था। अनु ने माधुरी की डेस्क पर अपनी किताब और कॉपियां रख दी। हो क्या है ये, इनको हटा यार, 2 लाइन रह गई हैं, लिखने दे, माधुरी बोलकर फिर लिखने लगी। मैं 4-5 बजे हॉस्टल आ जाऊंगी, तू मेरा ये सामान हॉस्टल ले जाना। अनु ने धीमी आवाज से कहा। कहाँ जा रही है, माधुरी ने लिखना बंद करके पूछा। अनु माधुरी को देखती रही, फिर फुसफुसाते हुए उसकी इतनी आवाजें बोली जितना माधुरी ही सुन सकती है। जहन्नुम में चलेगी। माधुरी फिर ब्लैक बोर्ड को देखकर कॉपी पर नोट उतारने लगी। अनु वहां से सरक कर बाहर आ गई। गेट के बाहर बहादुर बेताबी से अनु का इंतजार कर रहा था। 5 मिनट बीत चुके थे। अनु की एक झलक दूर से देखकर बहादुर ने चैन की सांस ली। अनु गालों पर शरारती मुस्कान दौड़ाते हुए बहादुर के पास आई और हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। कहा, हाय कैसे हो। हेलो, आई एम ऑन टाइम, थैंक यू, बहादुर ने हाथ मिलाते हुए कहा और कार का गेट खोल दिया। अनु बिना झिझके कार में बैठ गई। बहादुर के बैठते ही शांता राव ने हाथ पैरों से काम किया और गाड़ी वहां से चला दी। अनु बिना कुछ सवाल जवाब के चुपचाप बैठी थी। बहादुर को लगा कि अनु का तेज शैतानी भरा दिमाग मस्त घोड़े की तरह दौड़ रहा है। बहादुर ने अपनी आवाज में पूरी तरह दबाया और दबी आवाज में अनु से कहा, यहाँ कहीं कोई ऐसी जगह है जहां हम एकदम एकांत हो और कुछ बात कर सकें। सेंट्रल कॉफी हाउस। अनु का जवाब पाते ही बहादुर ने शांता राव से यही कहा। चलती गाड़ी में शांता राव ने कई बार पीछे बैठे लोगों को देखा। दोनों बिना कोई बातें किए अपनी अपनी खिड़की से बाहर देखे जा रहे थे। सेंटूर होटल के आते ही शांता राव ने गाड़ी अंदर घुसेड़ दी। 6.5 फुटी स्टूअर्ड ने कार का दरवाजा खोला। बहादुर ने 100 रुपए शांता को दिए और कहा लंच कर लेना, और कार से बाहर निकल आया। अनु को भी अपने साथ लिए होटल के अंदर चला गया। अनु टेबल पर अपनी कोहनियां टिकाए दोनों हथेलियों को अपने गाल पर रखे बैठी थी। उसका चेहरा बदल गया था। उसका शरारती चेहरा बदल गया था। बहादुर की बताई बातों को उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। काफी देर के लिए अनु चुप हो गई थी। बहादुर अभी तक बताई हुई सारी बातें अनु को सुना चुका था। बहादुर अभी तक बीती हुई सारी बातें अनु को सुना चुका था। बातों का पहला दौर खत्म हो जाने के बाद बहादुर कुछ समय अनु को सोचने का समय देना चाहता था। अभी तक सब कुछ बहादुर और कर्नल के बताए हुए प्लान के मुताबिक हो रहा था, पर बहादुर यह भी जानता था कि राधिका के बंबई न आने तक शुरू की तैयारी में उसे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। पर राधिका का बंबई कदम रखने के साथ साथ बॉब कॉस्टर का दिमाग चल उठेगा और उसके घाक शैतान जागते हर पल मौत के सामने नजर आएंगे। यानी बॉब के लोग हमेशा मौत की तरह सामने नजर आएंगे। एक भी गलत कदम
उसे और राधिका को मौत के घाट उतार देगा। बहादुर को अनु के साथ बहुत जरूरी था। बहादुर का अनु का साथ बहुत जरूरी था। अनु का अब देर तक चुप हो जाना और अंदर ही अंदर घबराने लगा। अनु ने बहादुर की आंखों को पढ़ा। घबराहट घबराहट लिए अनु को देख रहा था। अनु ने बहादुर को देखकर मुस्कुराने लगी। बहादुर के बंद होठों में एक नई जान मिली। बहादुर ने अनु के साथ मुस्कुराने लगा। अनु ने बहादुर से पूछा, बहादुर बोलो मुझे क्या करना है। बहादुर अनु को अपने प्लान को बताने लगा। बहादुर अपने प्लान को बताने से पहले कुछ सवाल और पूछना चाहता था। बोलने और करने में बहुत फर्क था, क्योंकि हो सकता था कि अनु जो एक होशियार लड़की थी, अभी बहादुर के दिल रखने के लिए अपने प्लानिंग को पूछ रही हो और मनी मन इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहती हो, क्योंकि उसका बहादुर राधिका के साथ देने का मतलब जलती हुई आग में कूदना और आने वाले हर खतरे में बराबर की साझेदारी करना। यह सब सोचते हुए बहादुर ने अनु से पूछा, अनु तुम अच्छी तरह सोच लो और तब बताओ कि तुम क्या हमारा साथ दे पाओगी या नहीं। देखो, इस काम में इतना खतरा है जिसका अंदाज तुम नहीं लगा सकती हो, इसलिए तुम एक बार फिर सोच लो। मैं समझ रही हूं और उसको जिंदा रखने का चांस 50% भी कम है और हो सकता है कि इसके बाद मुझे भी हॉस्टल छोड़ना पड़े। जब मुझे करना है तो इन सब की परवाह मैं नहीं करूंगी। तुम बताओ मुझे करना क्या है। अनु का सीधा सवाल यह सब कह देने से बहादुर समझ गया कि उसका एक साथी और बढ़ गया है। बहादुर टेबल पर झुका और धीरे धीरे अनु को अपने आगे का प्लान समझाने लगा। देखो अनु, राधिका उस मेजर के प्लान के मुताबिक राधिका को 7 बजे से पहले हॉस्टल के पास वो उतार देगा। राधिका हॉस्टल में बाहर के गेट बंद होने से पहले अंदर आ जाएगी। सबसे पहले हमें यह ख्याल रखना है कि मार्केट राधिका को नहीं देख पाए। फिर उसके बाद राधिका को हमारे पास पूरे 7.5 घंटे बच जाएंगे। 10 बजे किसी तरह से हम राधिका को 10 बजे से पहले, सुबह 10 बजे से पहले राधिका से उस फोल्डर को खुदवा लेना है। तुम्हें किसी और गेट पर राधिका से को बाहर लाना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि राधिका के ऊपर बॉब के लोगों की आंखें लगातार चिपकी होंगी। हॉस्टल के अंदर वे लोग तो आ नहीं पाएंगे, वहां मेन गेट पर वे आंखें गड़ाए रहेंगे। हॉस्टल के पीछे वाली गली में मैं वो गाड़ी लेकर इंतजार करूंगा और 2:30 बजे तक राधिका को उन पर कोई शक नहीं रहेगा। मैं तुम लोगों को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। फिर रात के 12 बजे इंटरनेशनल फ्लाइट जो दिल्ली जाती है, उससे हम दिल्ली रवाना हो जाएंगे। ठीक है ना? ये नहीं हो पाएगा। मेन गेट के अलावा बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, अनु ने कहा। बहादुर अनु को ऐसा बताने पर एक दुविधा में पड़ गया। बोला, मैं तुम्हारे कमरों की खिड़कियां देखी हैं, वैसे पीछे भी होंगी, नहीं है क्या? अनु के मना करते हुए कहा, ना, पीछे कोई कमरा ही नहीं है और खिड़कियों में सब लोहे के ग्रिल लगे हैं। बहादुर का दिमाग बिजली की तरह दौड़ रहा था। उसने अनु से पूछा, ये बताओ छत पर पहुंचने का कोई रास्ता है? ऊपर तो पानी का टैंक है, हम लोग ऊपर नहीं जाते हैं, मैडम का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। बहादुर ने फिर पूछा, ऑर्डर को छोड़ो, ये बताओ रास्ता तो है ना? अनु ने अपना सर हिलाते हुए कहा, रास्ता तो है, सीढ़ियां से ही जाते हैं। तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम एक सूटकेस अपने कमरे पे ले जा पाओगी? हाँ, क्यों नहीं? ठीक है, मैं तुम्हें एक सूटकेस दूंगा, तुम उसको कमरे में ले जाना और एक लंबी रस्सी होगी, कल रात को जब सब इधर उधर हो जाते हैं तुम उसे छत पर लेकर चली जाना। रस्सी को किसी मजबूत जगह से बांध देना और उसका दूसरा किनारा ऊपर से नीचे गिरा देना। मैं ऊपर तक आ जाऊंगा और राधिका को लेकर मैं नीचे भी आ जाऊंगा। राधिका को लेकर अगर मैं सही सलामत नीचे उतर गया तो तुम 2:30 बजे सड़क की ओर टॉर्च जलाना और बुझाना। वो समझेंगे राधिका की वजह से फोल्डर नहीं खोद पाई थी, वो खुद ढूंढने आएंगे। इतना टाइम मेरे लिए काफी होगा। अनु ने बहादुर को बनाया हुआ प्लान इतना असरदार नहीं लग रहा था जितना कि होना चाहिए था, इसलिए अनमन से उसने हाँ कह दिया। बहादुर को भी अनु का प्लान मनी मन सहमत न होना समझ रहा था और इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। तुम्हारा रूममेट कौन है? माधुरी, बहुत अच्छी लड़की है, पर अभी कुछ भूल कर मत आना। अगर हाँ इसकी जरूरत हुई
तो उसे भी तभी बुलाना। बहादुर नहीं चाहता था, सॉरी, अभी कुछ भूल कर उसे मत बताना, अगर जरूरत हुई तभी उसे बताना। बहादुर नहीं चाहता था कि हर कोई उसका प्लान सुने, क्योंकि उसकी बातें ज्यादा कानों तक पहुंचना खतरा बन सकती थी। बहादुर कहने लगा, कल उनके प्रोग्राम के अनुसार राधिका वहां किसी भी वक्त पहुंच सकती है। तुम माधुरी को खाली इतना बताना कि वे कॉलेज नहीं जाए, हॉस्टल में ही रुके। अगर राधिका शाम को अपने हॉस्टल पहुंच जाती है तो माधुरी उसे अपने कमरे में छुपा के रखना। तुम सुबह से ही मेरे साथ रहना। राधिका की वहां चलने की खबर कर्नल साहब और मेरे पास पहुंचा देंगे। हमें उस पर लगातार आंखें जमाए रखनी होंगी। उसे मेजर कहाँ ले जाता है, किस हॉस्टल में वो रुकते हैं, किस होटल में वो रुकते हैं, ये सब मैं देखता रहूंगा। मैं कल 8 बजे तुम्हारे हॉस्टल पहुंच जाऊंगी। मैं कल 8 बजे तुम्हारे होटल पहुंच जाऊंगी। अब तो मुझे रस्सी वाला सूटकेस खरीद दो, अनु ने कहा। मेरा नाम होटल में बीके सिंह है, कमरा नंबर 205। चलो अब चलते हैं, कहकर बहादुर खड़ा हो गया। एयरपोर्ट काउंटर में बहादुर ने 5,000 की एक गड्डी अंदर दी। अंदर काउंटर में बैठे अधिकारी ने गड्डी ली और टिकट बहादुर को देते हुए, लीजिए, ओपन टिकट है, आप 12 बजे रुपए खुले दे दीजिए, आप 12 रुपये मुझे खुले दे दीजिए, मैं आपको 100 लौटा देता हूँ। बहादुर ने हिसाब बराबर किया और होटल लौटाया। गाड़ी छोड़ने से पहले बहादुर ने पर्स में 1,000 रुपये निकालकर शांताराम को दिए। थैंक यू सर, कल कितने बजे आऊँ, बोलकर वो पैसे गिनने लगा। बहादुर ने गेट खोला। आज के टाइम पर आ जाना, 8 बजे, देर मत करना, बोलकर बाहर निकला। कार का गेट बंद किया और होटल के अंदर आ गया। सुबह का नजर आया रिसेप्शनिस्ट भी बदल गया था। एक नई सूरत रिसेप्शनिस्ट नजर आ रही थी। बहादुर ने रिसेप्शन काउंटर पर अपना वजन को डालकर टिक कर खड़ा हो गया। उंगली कीबोर्ड पर डाली और कहा, 205 की चाबी। रिसेप्शन ने चाबी उतारकर बहादुर को दे दी। कोई फोन कॉल, बहादुर ने पूछा। बहादुर के पूछते उसने मैसेज रजिस्टर खोला और 205 को ढूंढने लगा। फिर बोला, सर 2 कॉल आई थी दिल्ली से, बस यही है, कहकर रजिस्टर बंद कर दिया। कितने बजे आई थी, बहादुर ने पूछा। टाइम तो नहीं लिखा, 2 से पहले आई होगी, क्योंकि मैं 2 बजे से तो मैं ही हूँ यहाँ पर, कहकर उसने अपना काम में लग गया। बहादुर ने तेजी से अपना कदम कमरे की ओर बढ़ाए। कमरे में घुसकर उसने दरवाजा बंद करके सीधे टेलीफोन की ओर दौड़ा। 0 नंबर डायल करते ही डायल टोन आ गया और फिर उसने लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा का दिल्ली नंबर डायल कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा का फोन बजने लगा। 4-5 घंटे के बाद नौकर ने फोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? नौकर के फोन उठाते ही पूछा, जनरल साहब कहाँ हैं? मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। बहादुर की आवाज सुनते ही रिसीवर उसने टेबल पर रख दिया। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा की हल्की चाय को पहली चाय पीकर धूप में बैठे थे। साहब बम्बई से फोन है, नौकर ने लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा से कहा। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा बिना किसी देरी के फोन पर आ गए। कौन, बीके सिंह बोल रहे हैं? लेफ्टिनेंट जनरल ने रिसीवर उठाकर फोन लगाया और पूछा, जी सर, आपने फोन किया था? बहादुर ने पूछा। हाँ, सुबह किया था। चौधरी दिल्ली पहुंच गए हैं पर अभी यहाँ नहीं आए हैं। तुम्हारा नंबर मैंने उन्हें दे दिया है, वो तुम्हारे दिल्ली आने तक मैं यहीं रहूंगा। अगर तुम्हें जरूरत हो, महसूस हो तो बताना, मैं बम्बई आ जाऊंगा। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा की बात सुनकर बहादुर समझ गया कि दूसरा फोन कर्नल साहब ने किया होगा। ओके सर, मैं आपको यहाँ की हर बातें, हर प्रोग्रेस बताता रहूंगा। बहादुर ने लेफ्टिनेंट जनरल का फोन को ऑफ कर दिया। चाय पीता हुआ पास में रखे टेलीफोन को बहादुर अपने कमरे में देख रहा था। देखते देखते 7 बज गए, पर अभी तक कर्नल का कोई भी फोन नहीं आया था। कमरे का दरवाजा में किसी के खटखटाने की आवाज करने लगा। बहादुर ने रूम बॉय का खटखटाना समझा और जोर से यस कम इन बोल के आवाज लगा दी। दरवाजा खुला। बहादुर ने खाली टीपॉट की ओर इशारा किया। उसकी नजरें अभी भी टेलीफोन को देखे जा रही थी। दरवाजा धीरे से बंद हुआ। नीचे देख रहे बहादुर को अपने पैरों के पास पैंट पहने 2 पैर नजर आए। बहादुर ने झटके से अपना सिर उठाया और देखा
सामने कर्नल चौधरी खड़े थे। कर्नल साहब आप? मैं तो आपके फोन का इंतजार कर रहा था, आप यहाँ क्यों आ गए? राधिका कहाँ है? सब खैरियत तो है ना? बहादुर ने कर्नल साहब को देखकर खड़ा हो गया। इतने सारे सवाल एक संग पूछ डाले। कर्नल साहब बहादुर के बिस्तर पर बैठ गए। अभी तक तो सब ठीक है बहादुर, पर तुमने अगर हर तरह की होशियारी नहीं बरतोगे तो सब खत्म हो जाएगा। कर्नल साहब का चेहरा काफी चिंतान्वित था। कर्नल साहब मैं तो सब प्लानिंग के हिसाब से कर रहा हूं। मैं आज राधिका को हॉस्टल। कर्नल साहब ने बहादुर को पूरा बोलने नहीं दिया। बहादुर तुम जानते हो मैं और राधिका एक तरह से कैद हैं और हमें उस मेजर के कहने पर चल रहे हैं। तुम्हारे निकल जाने के 10 मिनट बाद वो लौट के आ गया और उसने कहा मुझे छुट्टी मिल गई है और अब एक दिन पहले ही हम रवाना हो जाएंगे। मैं इससे कुछ भी नहीं कर सका, यहाँ तक कि मेजर बार बार मुझे गजना लौटने के लिए कह रहा था, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। आज 2 बजे की फ्लाइट पकड़ के वो दिल्ली से चले हैं। मैंने ही मौका पाकर राधिका को सारी बात समझा दी और उन लोगों के निकलते ही मैं भी दूसरी फ्लाइट से तुम्हारे सामने आ गया। राधिका को बम्बई पहुंच जाने के 4 घंटे हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारा बनाया प्लान अब आगे चल पाएगा। मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूं, तो अब आगे तुम्हें देखना है कि तुम राधिका को कैसे बचाते हो। क्या कहा कर्नल साहब कुछ उदास से हो गए। आप मेरे रहते चिंता मत कीजिए कर्नल साहब, मैं अब निकल रहा हूं, चाहे जैसे भी हो मैं राधिका को लेकर आऊंगा। आप फोन पर रहना। बहादुर ने कहकर वो तैयार होने लगा।